वेब3 की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज आप मेरे को अकेले देख रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि वो प्रणव कहाँ है और वो एनएफटी का आज एक हमने तीसरा चैप्टर कवर करना था। तो किसी कारणवश आज हम चैप्टर 3 कवर नहीं कर पा रहे, लेकिन आज हमारे पास कुछ और कंटेंट है, उसको करते हैं क्योंकि चैप्टर 3 आज हमने एक गेस्ट के साथ करना था, वो गेस्ट लास्ट मोमेंट पे अवेलेबल नहीं हो पाए, उनको कोई काम पड़ गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बेटर कंटेंट था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने आपके ने सबसे पहले अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट को बहुत एप्रिशिएट किया जो हमने A16Z जो क्रिप्टो फंड है, जो वेब3 का फंड है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी तो आपको बहुत पसंद आई। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में जाके लिखा था कि सर जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट आया करे, चाहे कैसी भी रिपोर्ट हो, वेब3 क्रिप्टो से रिलेटेड हो, उसे मिस नहीं करना चाहिए और आपको कवर करना चाहिए। और मैंने एक चीज़ देखी भी है कि शायद ही कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है या चैनल है, जो ऐसी रिपोर्ट्स को कवर करता है। देखिए, ऐसी जो रिपोर्ट्स होती है ना, क्योंकि ये इतने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस रिपोर्ट्स को बनाते हैं, वो भी अपनी बहुत डेप्थ में जाके रिसर्च करते हैं। अगर कोई रिपोर्ट A16Z से आ रही है, कोई स्टैंडर्ड चार्टर्ड से आ रही है, कोई डेलॉयट से आ रही है, कोई जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आ रही है, ये रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इनके पीछे इतने बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब कोई रिपोर्ट को रिलीज करते हैं, तो दे वांट टू मेक देमसेल्फ 110% श्योर बिफोर रिलीजिंग अ रिपोर्ट, है ना? तो इसीलिए आज भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जिसको मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। आज एक रिपोर्ट आई है जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट है, ठीक है? सो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हो ये रिपोर्ट। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को हम सब जानते हैं। बेसिकली ब्रिटिश का एक मल्टीनेशनल बैंक है, ब्रिटेन का, जो कि पूरी दुनिया में है। 1800 इवन 1876 से शायद के आसपास ये बैंक है और पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। इंडिया के अंदर भी इसके काफ़ी ब्रांचेज़ हमने देखा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट जनरेट करी है जिसका नाम है एंटर द मेटावर्स। अब इस रिपोर्ट के अंदर वो मेटावर्स के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या उनकी स्टडी है, तो उसको हम आगे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो मेटावर्स के अंदर सबसे पहले जब शुरुआत करी तो अ, ये कह रहे हैं कि बेसिकली व्हाट हैपेंड, कि हुआ क्या है। तो इनका ये कहना है कि वी आर एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेयर मोर पीपल एंड बिजनेस आर बिल्डिंग देयर प्रेजेंस इन अ वर्चुअल यूनिवर्स। बहुत सारे लोग जो है अब ऐसे वक्त पे, ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं हिस्ट्री में, दुनिया में, जहाँ पे काफी सारे बिजनेस और काफी सारे जो लोग हैं वो एक वर्चुअल यूनिवर्स बना रहे हैं, ठीक है? और जिसकी जो बेस है वो कन्वर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और सोशल एटीट्यूड्स। तो टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, राइट, जो सोसाइटी और टेक्नोलॉजी दोनों का अमेलगमेशन हो रहा है, ठीक है? तो एक तरीके की वर्चुअल दुनिया बन रही है जहाँ पे लोग हैं, सोसाइटी है, सोशल नॉर्म्स है और टेक्नोलॉजी है, ठीक है? और ये एग्जैक्टली हो रहा है। और ये क्यों मैटर कर रहा है? बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स एंड बेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रिसेंट ईयर हैज स्टिमुलेटेड द राइज ऑफ मेटावर्स। तो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो एडवांसमेंट हुई है और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कोई पिछले कुछ सालों में बना है, तो उसने ये जन्म दिया है मेटावर्स के लिए। बेसिकली मेटावर्स क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड ओवरलैपिंग विद फिजिकल रियलिटीज। मतलब वर्चुअल वर्ल्ड्स, वर्चुअल दुनिया अलग अलग जो है, उनका जो कनेक्शन है, जो आपस में जो कंबाइन होके जो फिजिकल रियलिटीज हैं, जो रियल वर्ल्ड की जो फिजिकल रियलिटीज हैं, वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो इसका नाम मेटावर्स है। अ, और ये धीरे-धीरे इज लाइकली टू सी ग्रेटर अडॉप्शन एज बिजनेस एंड कंज्यूमर इंक्रीजिंगली एंगेज वर्चुअली। जैसे-जैसे कंज्यूमर्स जो है वो वर्चुअली ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं, तो वैसे-वैसे मेटावर्सेस भी इंक्रीज हो रहा है, ग्रो कर रहा है। What does this mean for investors? New technologies are likely to be developed. These, together with the resulting new ways, create own transit social experience, are likely to create attractive market opportunities in the coming 3 to 5 years. 3 से 5 साल के अंदर मेटावर्स जो है वो एक सीरियस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टर्स के लिए, कि आज अगर वो मेटावर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें अगर उनमें वो इन्वेस्ट करते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज 3 to 5 years में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के उभरेगा। तो बेसिकली फिर से यहाँ पे इन्होंने मेटावर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। यहाँ पे लिखा है कि द मेटावर्स इज अ नेटवर्क ऑफ लिंक्ड वर्चुअल वर्ल्ड्स overlapping with physical realities that facilitates an immersive experience to meet, interact, and transact without
ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो बेसिकली यही कि जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड के जितने फीचर्स हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में प्रेजेंट है। वर्चुअल वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है और जिनकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स नहीं है। वो लिमिटेड नहीं है कि ये यहाँ तक अमेरिका है, यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया है। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, मेटावर्सेस के अंदर कोई बॉर्डर नहीं है, बाउंड्री लेस है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ओवरलैप्ड है। और जो फिजिकल वर्ल्ड है उसी का वर्चुअल एक्सपीरियंस आपको वर्चुअल वर्ल्ड में मिलता है, रियल वर्ल्ड का। तो यहाँ पे पूरा इसके बारे में बताया। ये बहुत अच्छा चार्ट है। जो अगले अगली चीज है यहाँ पे बेसिकली इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बताने की करी कोशिश करी अपनी रिपोर्ट में कि वेब 1, वेब 2, वेब 3 के बीच में डिफरेंस क्या है। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार पिछली रिपोर्ट में भी हमने कवर किया था। A16Z ने भी कवर किया है कि तीनों के बीच में डिफरेंस बताया। इन्होंने और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया। तो बेसिकली बताया कि वेब 1 मैट तुम वेब 1 में क्या था, मीडियम स्टैटिक टेक्स्ट था। सिर्फ टेक्स्ट था और कुछ उसमें नहीं था। एक आप उसको सिर्फ पढ़ सकते थे अपनी स्क्रीन पे, इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, एडिट नहीं कर सकते थे, आप कुछ लिख नहीं सकते थे। वेब 2 के अंदर थोड़ा इंटरैक्टिव कंटेंट था, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। आप पढ़ भी सकते हो, आप लिख भी सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, आप लाइक भी कर सकते हो। और वेब 3 के अंदर क्या है, वर्चुअल इकोनॉमीज़ है, ठीक है? तो स्टोरेज ऑफ डेटा पहले कैसे होता था, स्टैटिक पेज होते थे। यहाँ पे सेंट्रलाइज़्ड सर्वर्स पे डेटा स्टोर होता था या डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम्स है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंटेंट, वेब 1 के अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स थे, वेब 2 के अंदर क्लाउड एंड मोबाइल थे और वेब 3 के अंदर ब्लॉकचेन क्लाउड है। यूजर्स इंटरैक्शन, वेब 1 के अंदर आप सिर्फ रीड कर सकते थे, वेब 2 के अंदर आप रीड और राइट कर सकते थे, वेब 3 के अंदर आप रीड, राइट और ओन कर सकते हो वो जो नेटवर्क है। यूजर आइडेंटिटी, तो वेब 1 के अंदर सिर्फ कंटेंट व्यूअर था, वेब 2 के अंदर डिजिटल प्रोफाइल्स फॉर ऑनलाइन एंगेजमेंट और वेब 3 के अंदर डिजिटल अवतार्स होंगे जो इंटर ऑपरेबल ऑपरेबल आइडेंटिटीज होंगी, जो एक मेटावर्स से दूसरे मेटावर्स में भी जा सकेंगी। अलग अलग चेन्स पे वो जा पाएगा आपका डिजिटल अवतार। तो आइडेंटिटी वेब 3 की बिल्कुल अलग है, डिजिटल अवतार के फॉर्म में। और वेब 2 के अंदर आपका जो प्रोफाइल पिक्चर थी, आपकी जो प्रोफाइल इमेज थी और जो आपका डेटा था, वही एक तरीके की आपकी ऑनलाइन एक केवाईसी कह लीजिए, ऑनलाइन आपकी डिजिटल आइडेंटिटी थी। वेब 3 के अंदर आपकी डिजिटल अवतार्स आपकी डिजिटल आइडेंटिटीज होंगे। एक्टिविटीज के नाम पे वेब 1 में डिजिटल कंटेंट को एक्सेस था, यहाँ पे सोशल एंगेजमेंट, वीडियो गेम्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था। और यहाँ पे वेब 3 के अंदर गेम एज अ प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी इवेंट, कॉन्सर्ट्स, फैशन शोज तक होंगे। वेब 1 के अंदर कोई ओनरशिप, आप किसी तरीके की एसेट अवेलेबल नहीं थी, आप ओन नहीं कर सकते थे। वेब 2 के अंदर टेम्पररी लीज इन द प्लेटफॉर्म वाय, तो बेसिकली आप एसेट्स को परचेज कर सकते थे वेब 2 के अंदर, जैसे रोब्लॉक्स के अंदर, या आप कोई स्किन खरीद सकते हो किसी गेम के अंदर, लेकिन आप उसको ओन करके रखोगे कहाँ? वो रहेगा तो उन्हीं के सर्वर पे ना। वो जिस दिन चाहेंगे आपका एसेट जो है वो कन्फिस्केट कर सकते हैं, मतलब वो रख सकते हैं अपने पास, आपके पास छीन सकते हैं। वेब 3 के अंदर नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं। यहाँ पे जो आपका एसेट है वो आप ही का रहता है, एनएफटी के फॉर्म में, हमने ये देखा ही है। एसेट्स जो है वेब 1 के अंदर ट्रांसफरेबल नहीं होते थे, वेब 2 के अंदर जो है वो एसेट्स जो है वो परचेज करके आप प्लेटफॉर्म पे ही रख सकते थे, और वेब 3 के अंदर वो ट्रांसफरेबल होते हैं। पेमेंट के नाम पे वेब 1 के अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं था। वेब 2 के अंदर ऑनलाइन पेमेंट जैसे कि पेपल और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज होते थे, और वेब 3 के अंदर अब क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल टोकन्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे कितना अच्छा ये इन्होंने बताया है, वेब 1, वेब 2, वेब 3, और इसको इन्होंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है, प्लेटफ़ॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, यूज़र एक्सपीरियंस और इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम आगे चले तो इन्होंने आगे अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटावर्स। तो मेटावर्स के एक्चुअल में यूज़ केस क्या होंगे? तो की एलिमेंट्स जो वेब मेटावर्स के जो यूज़ होंगे, तो इन इंडस्ट्रीज़ को ये बहुत डिसरप्ट करने वाला है। आपका जितना भी ई-कॉमर्स है, जो शॉपिंग है, वो मेटावर्स के अंदर होगी। इसमें होगा क्या कि ऑनलाइन स्टोर्स होंगे। आप ऑनलाइन कोई चीज़ चूज़ करो, वहीं पे मेटावर्स में आप उसको सेलेक्ट करो, आपको वो फिजिकल फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। तो आपने एज़ अ एनएफटी भी बाय करा, जैसे आपने कोई टी-शर्ट है, आपने वो बाय करी, आपके अवतार ने वो टी-शर्ट पहन ली, और आपका जो उसका फिजिकल फॉर्म है, जो फिजिकल प्रोडक्ट है, वो आपके घर पे डिलीवर हो गया। इसको फिजिटल भी कहते हैं। वर्किंग, तो बेसिकली हमने देखा कोविड के बाद से घर से काम करना बहुत बढ़ गया, वर्क फ्रॉम होम। तो अब क्या होगा कि
ऑफिसेज़ जो है वो मेटावर्स में होंगे। आप अपने बॉस, कलीग, क्लाइंट के साथ इमर्सिव फीलिंग ऐसे डिजिटल एक ऐसे 3D स्पेस के अंदर आप मिल पाओगे अपने कलीग से, अपने क्लाइंट से और उनसे आप मीटिंग कर पाओगे। तो वर्किंग काफ़ी डिसरप्ट हुई है, सोशलाइज़िंग, सोशल नेटवर्क्स काफ़ी डिसरप्ट होंगे, जो मेटावर्स के अंदर जो पहले लोग आप लाइक, कमेंट कर सकते थे, सिर्फ़ एक-दूसरे से बात कर सकते थे वीडियो कॉलिंग के थ्रू। अब आप एक-दूसरे से सोशली मिल पाओगे, फ्रेंडशिप्स कर पाओगे, कॉन्सर्ट्स में जा पाओगे, एक साथ घूम फिर पाओगे, किसी और लोकेशंस में जा पाओगे। गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है मेटावर्स में। एनएफटीज़ और क्रिप्टो करेंसीज़ को तो हम जानते हैं कि मेटावर्स के अंदर ये डिसरप्ट हो रही है। तो ये यहाँ पे और एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो डिसरप्ट हो रही हैं और मेटावर्स के अंदर जो डेवलपमेंट का जो पोटेंशियल है, तो बेसिकली यहाँ पे इंफ्रास्ट इन 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 जो मेटावर्सेस के अंदर जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि कौन-सी इंडस्ट्री के साथ-साथ कौन से वो काम है जो इमीडिएटली जिस पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो इंक्रीज़ होने वाला है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला लाइव एंटरटेनमेंट। तो मेटावर्सेस के अंदर लाइव एंटरटेनमेंट होने वाला है, कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, ये सबसे ज़्यादा पहले होंगी मेटावर्सेस के अंदर और आप कुछ सालों में देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा होगा। रेवेन्यू फॉर द लाइव यहाँ पे इनफैक्ट नंबर दिया है, एंटरटेनमेंट सेक्टर जो है मेटावर्स के अंदर वो 200 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा 2024 में, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 2019 से। तो 200 बिलियन यूएस डॉलर की प्रेडिक्शन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की कि सिर्फ लाइव कॉन्सर्ट्स हुआ करेंगे मेटावर्स के अंदर। एआर और वीआर कंपैटिबल जो अब आप जब मेटावर्स इतना ग्रो करेगा तो एआर और वीआर जो डिवाइसेज़ हैं, ग्लासेस हैं, जो हार्डवेयर है, वो बहुत इंक्रीज़ होगा। एआर देखिए यहाँ लिखा है एआर हेडसेट एंड डिवाइसेज़ आर क्रिटिकल, तो ये बढ़ेगा। गेमिंग हार्डवेयर बहुत बढ़ेगा। गेमिंग हार्डवेयर जो है वो 78 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा 2024 तक। इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डेटा सेंटर्स, मैसिव अमाउंट ऑफ रियल टाइम डेटा रिक्वायर्ड होगा। चिप्स और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की बहुत डिमांड बढ़ जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉकचेन, वीआर एंड एआर का जो कंटेंट है, ये इसमें बहुत तेज़ी आएगी। सर्वेलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें भी आएगा। तो ये सारे सेक्टर्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने आइडेंटिफाई किए। अगर इनसे रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, इनसे रिलेटेड जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, अगर वो वेब 2 के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और अगर वो इन इंडस्ट्रीज़ में या इन चीज़ों में डील कर रही हैं, तो उनके अंदर मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये यहाँ पे मेटावर्स और क्रिप्टो करेंसीज़ का रिलेशन भी बताया है। कहीं न कहीं इस रिपोर्ट में ये लास्ट में समरी क बताने की कोशिश करी स्टैंड चार्ट ने कि मेटावर्स क्रिप्टो के बगैर एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ईच मेटावर्स प्लेटफॉर्म हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ कॉइन्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू पे फॉर थिंग्स इंक्लूडिंग एनएफटीज़, वर्चुअल वर्ल्ड, अवतार्स एंड मोर। तो यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। प्लस एनएफटीज़ और को बताने की कोशिश करी कि एनएफटीज़ जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। पहले ओनरशिप को प्रूव करना बहुत इम्पॉसिबल था, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स की ओनरशिप को प्रूव करना, बट एनएफटीज ने आके ये मिथ ब्रेक कर दिया है। अब आप डिजिटल आर्टिकल्स को प्रूव कर सकते हो एक डिसेंट्रलाइज तरीके से ओपन ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ओपन ब्लॉकचेन्स के ऊपर अगर एनएफटीज थ्राइव कर रही हैं, तो वो ओपन ब्लॉकचेन्स का जो इंसेंटिव है वो क्रिप्टो होता है, जिसके बगैर ओपन ब्लॉकचेन्स नहीं चल सकती। तो एनएफटीज, मेटावर्स, ये इंटीग्रल पार्ट है, क्रिप्टो इंटीग्रल पार्ट है मेटावर्स का। और मेटावर्स ट्रू फॉर्म में जो डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड मेटावर्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते बिना क्रिप्टो के। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश करी है और यहाँ अलग-अलग ब्लॉकचेन्स की बताने की कोशिश करी है, उनकी साइज़ कितना है, इथेरियम की ब्लॉकचेन कौन-सी है, बीएनबी, कार्डानो, टेरा, सोलाना, ये सब बताने की कोशिश करी है। तो रिस्क्स भी बताएँ कि इन मेटावर्सेस के अंदर अभी क्योंकि ये इवॉल्व हो रही है, तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, मार्केट वोलेटिलिटी एंड डायनामिक ट्रांज़ैक्शन फीस एक रिस्क है। तो ये एक रिस्क्स भी बताने की कोशिश करी। ओवरऑल ओ ऑल इन ऑल ये डेफ़िनेट है कि द बेस्ट पार्ट इज़ कि एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक इतनी बड़ी कंपनी जो है, इतनी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन जो है, मेटावर्स के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट निकालती है। आई एम श्योर कि आपको इस तरह के रिपोर्ट्स, मुझे तो बहुत एनर्जी मिलती है, नॉलेज मिलती है ये सारी रिपोर्ट्स देखने पे। आपको कैसा लगता है? ऐसी रिपोर्ट्स आप अगर लिटरली चाहते हो रेगुलर बेसिस पे, मेरे पास तो रिपोर्ट्स का खजाना है। बिकॉज़ मैं ये जानता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज से आ सकता है और नॉलेज आपको न्यूज़ आर्टिकल्स में नहीं मिलती है।
नॉलेज आपको रिपोर्ट्स के अंदर मिलती है। आप चाहते हो कि ऐसी रिपोर्ट्स जो मैं खुद पढ़ता हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँ रेगुलर बेसिस पे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे ये पता लगे कि आप वाक़ई में ये रिपोर्ट्स चाहते हो ऐसी। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे एक नए शो में, मंडे के दिन मैं और प्रणव एक नए शो के साथ आपके सामने आएँगे। थैंक यू वेरी मच।